مےٚ کیٛازِ چھُو نِندرِ تُلنہِ آمٕتۍ؟ مےٚ کٔژ چھِ بہتر یہِ بے خودی وۄنۍ. بہٕ یَوٕ تہِ اوسُس تہٕ آز تہِ تنہا. بہٕ روزٕ شاید پگاہ تہِ تنہا. بہار گوٚٹ گوٚٹ گُلن ززُر ہیوٗ. فسُردگی ہِش چھےٚ جانوارن. خِزاں چھُ پانس بیُنُے پریشان. رِوان بادے صبا تہِ تنہا. بہار گوٚٹ گوٚٹ گُلن ززُر ہیوٗ. فسُردگی ہِش چھےٚ جانوارن. بہار گوٚٹ گوٚٹ. आदाब, मेरा नाम है आमिर अली भट्ट. हम आज बात करेंगे शेख तालिब हुसैन रिंद से. तालिब हुसैन साहब जम्मू एंड कश्मीर के भद्रवा इलाके के रहने वाले हैं. इन्होंने 1964 में लिखना स्टार्ट किया और अपने करियर में इन्होंने 5 किताबें लिखी है, जिनमें 3 उर्दू है और 2 कश्मीरी है. इनके कलाम जम्मू एंड कश्मीर के बड़े सिंगर्स ने गाए हैं और इनके कलाम अभी भी जो नए जनरेशन के यूथ है, नई टेक्नोलॉजी के साथ इनके कलाम अभी भी गुनगुनाते हैं. आज हम इनके साथ बात करेंगे और इनके लाइफ के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे. रिंद साहब, आप हमें बताइए कि आप एज एन पोइट और एज एन आथर आपकी जर्नी किस डेट पे स्टार्ट हो गई? मेरा सफ़र जो है शायरी का ये 1964 से शुरू, मार्च 1964 से शुरू हुआ. और उस वक़्त मैं कोशिश कर रहा था कि मैं कश्मीरी में भी कुछ कहूँ और फिर उर्दू में भी कुछ कहूँ. ख़ास कोई जिसको हम मैच्योर कहते हैं ना, मैच्योरिटी तो उस वक़्त उतनी नहीं थी. तो जो भी मुंह में आया, जो भी लिखने में आया, जो भी कलम के सामने आया, वो लिख कर शुरू किया. तो मगर अल्लाह का एहसान है कि उसमें कोई ख़ास उतनी गलतियाँ नहीं थी. जब 1967 में मैंने कोशिश की कि हम शायरों का एक प्लेटफार्म बनाएं, तो ताकि सब मिलजुल कर एक दूसरे को देखें और एक दूसरे से कुछ सीख सकें, तो उसमें मैं 1968 में कामयाब हुआ. मैंने यहाँ इकबाल बज़्म अदब के नाम से एक अदबी अंजुमन को कायम किया. तो उसमें पहले मेरे साथ जो मेरे दोस्त थे अब्दुल गनी बेबस साहब, तो उन्होंने मुझसे बहुत मदद दी इस सिलसिले में. उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ कौन कौन शायर हैं, हम किस किस के पास जा सकते हैं. तो फिर मेरे दोस्त फिर थे मरहूम मोहम्मद शफी बालम साहब, मरहूम बशीर अहमद सरवाल साहब, अब्दुल जब्बार ज़ाहिर, वो अभी हयात हैं, अल्लाह ताला उनको ज़्यादा लम्बी उम्र दे. तो उनके फैसले के मुताबिक मुझे फिर उस तंजीम का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया. और जनरल सेक्रेटरी में इकबाल बज़्म अदब का 20 साल तक रहा. हर साल जब इलेक्शन होते रहे, दूसरे साल बाद तो मुझे उन्होंने मुझे ही चुना, क्योंकि मैं उस तमाम जो कार्रवाई होती थी हमारे बज़्म अदब की, इकबाल बज़्म, उसको मैं तहरीर करता था. तो उनको बहुत पसंद था कि ये बहुत अच्छी नस्ल लिखते हैं. तो उसके बाद में मुझे सदर भी बनाया गया और 10 साल तक मैंने सदारत की. उन 10 सालों के अंदर मैंने एक जरीदा भी शाया करना शुरू किया इकबाल बदरा की तरफ से, जिसका नाम बज़्म था. तो वो बहुत अरसे तक शाया होता रहा. तो बाद में फिर उसको बंद कर दिया गया. लेकिन वजूहात पर वो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैंने फिर इकबाल बज़्म अदब से किनारा कशी इसलिए की थी कि उन दिनों मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी. बिल्कुल. मैंने शार्ट स्टोरीज लिखना शुरू की. जब मैंने वो बहुत सारी शार्ट स्टोरीज लिखी, तो उनमें से मतलब कुछ को चुनने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं देखूं कि ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये हो सकता है. जो मेरी समझ में आया, तो फिर मैंने उनमें से 14 शार्ट स्टोरीज मुंतखब की. और वो तकरीबन उसके जब मैंने उनको मुकम्मल किया था, उसके 6-7 साल के बाद मैंने उनको शाया किया. तो उसके बाद वो शाया होने के बाद मैंने फिर अपनी कश्मीरी शायरी का पहला मजमुआ शाया किया. उसका नाम दाग दाग दिल है. दाग दाग दिल को जम्मू के अभिनव थिएटर में रिलीज़ किया गया. उस वक़्त के जो मिनिस्टर थे मोहम्मद शरीफ नियाज़ साहब, तो उसमें बड़े बड़े कश्मीर के जितने भी
वहाँ जम्मू में मौजूद थे कश्मीरी पंडित हजरात, कश्मीरी पंडित जो शोहरत थे वो उसमें शामिल थे, खासकर बतौर खास जो वली मोहम्मद असीर हैं, हमारे बहुत बड़े उर्दू के वो मौरिक भी हैं और नकाद भी हैं, वो भी उसमें शामिल थे और उन्होंने उसको किया था। प्यारे लाल हताश थे, डोडा के ACD थे उस वक़्त के मशहूर पंजाबी और उर्दू राइटर खालिद हुसैन साहब। तो खालिद हुसैन साहब को ने जब मुझे सुना तो उन्होंने मुझे बड़े अप्रिशिएट किया उस वक्त कि नहीं बहुत अच्छा कहा है आपने, तो आप आगे बढ़ें। तो उनके कहने पर मैं आगे बढ़ा और दोस्तों के बहुत ही असरार पर, क्योंकि वो चाहते थे कि अब जो मैंने उर्दू में कहा है तो उसको मैं शाया करूं। मैं उसके शाया करने के मतलब उस हक में नहीं था कि हो सकता है कि आप बहुत अच्छी नसर लिखते हों मगर आप बहुत अच्छा शेर न कहते हों, ये भी हो सकता है। तो मैंने सोचा कि अब चूंकि इसको बहुत अरसा हुआ, मैंने कहा और वक्त बदल चुका है, तो इस वक्त नई शायरी हो रही है और उसके अपने अंदाज हैं, तो यह शायद सामीन या नाजरीन या कारीन पर बहुत इसका बुरा असर पड़े। तो मैं नहीं चाहता था कि वो शाया करना, मगर फिर उनके असरार पर मैंने किया, तो उसको चश्मे तर के नाम से मैंने शाया करवाया। तो ये है मेरे सारे इसका सफ़र का मतलब जो आपने मुझसे पूछा तो कि मैंने कब शुरू किया और क्या किया, तो ये मुख्तसर सा जो है इसका जो वाक़या है जो मैंने आपसे अर्ज़ किया। तो लिखते कहाँ थे आप, मतलब कोई पर्टिकुलर लोकेशन या घर पे, या आपके लिखने का अंदाज कैसे था? लोकेशन मेरे लिए कोई ख़ास नहीं थी। देखो शायरी का जहाँ तक मैंने 64 से लिखना शुरू किया, तो 64 से जब मैंने लिखना शुरू किया तो उसमें मुख्तलिफ मराहल आते रहे। कभी नहीं लिखा क्योंकि जब मैं डीप जाता था अपने जो मेरे मनसब था तो उसके, तो फिर मैं कोशिश करता था कि ये कभी घर पर ही हो जाए, अगर आया तो घर पर ही लिखूं, नहीं तो बाहर नहीं लिखता था। कभी दफ्तर में ऐसी कोशिश नहीं की है। तो यहाँ कभी हम बाहर जाते थे अपने ऑफिसर्स के साथ टूर पर, तो वहाँ मौका मिल जाए रास्ते में कहीं तो वो कोशिश करता था नोट करने की, वो हुआ करता। तो फिर ज़्यादातर जो फिर यहाँ से मैं डोडा के बदरा में रहा कुछ अर्से, फिर बाद में मुझे डोडा ट्रांसफ़र हुआ। तो डोडा को अगर देखें तो उसमें ऐसा कोई ख़ास उस वक़्त अदबी माहौल कोई ख़ास वहाँ नहीं था, मगर अल्लाह का एहसान हुआ कि मेरी जितनी भी फिर शायरी हुई, जितनी भी मेरी ये कहानियों का शॉर्ट स्टोरीज वगैरह का, ये सब वहीं हुआ, ये सब वहीं हुआ। इशाअत का प्रोग्राम भी वहीं हुआ और लिखने का प्रोग्राम भी, ज़्यादातर मेरी जो शायरी हुई चाहे वो कश्मीरी में थे या उर्दू में थी, वो सब डोडा में हुई। और मैं उसके लिए डोडा की सरजमीन का और वहाँ के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनने मेरे साथ बहुत अच्छा, मतलब जितने अरसे भी मैं वहाँ रहा तो मेरे साथ बहुत बहुत अच्छे रहे और आज भी अच्छे हैं। और आज भी जब मैं अपनी डायरी देखता हूँ तो उस पर हर जगह लिखा होता है डोडा बतारीख इतने, डोडा बतारीख इतने। तो अब हमें आप कुछ उर्दू की नज़म जो आपकी ज़िंदगी की आपसे करीब रही हो वो सुनाए तो बेहतर रहेगा। जी, जैसे आप मतलब इरशाद फरमाया आपने, तो मैं कुछ चंद अशार मुझे याद आ रहे हैं, तो हो सकता है मैंने नए भी कुछ लिखे कहे हों अशार, मगर मैं पुराना ही आपको कहूँगा ताकि आपको उसमें लगे, ये महसूस हो कि मेरा मिजाज क्या था। तो मैंने अर्ज़ किया है कि ये ज़मीं जलती रही, ये आसमां जलता रहा, यूं हवस की आग में सारा जहां जलता रहा। शायद बिजलियां गिरती रहीं और गुलिस्तान जलता रहा, वाह। एक न एक गम में हमेशा बागबान जलता रहा, वाह। शायद मैं जुनूनो शौक ही के दरमियान जलता रहा, क्या बात। मैं जुनूनो शौक ही के दरमियान जलता रहा, दिल में लेकर सैकड़ों महरूमियां जलता रहा, क्या बात। दिल में लेकर सैकड़ों महरूमियां जलता रहा, आपने अच्छा किया ना आशनाए गम रहे, आपने अच्छा किया ना आशनाए गम रहे, मैं ही नादां था कि बेसुदो जियां जलता रहा। क्या बात।
कि आपने अच्छा किया, ना आशनाए गम रहे, हाँ। मैं ही नादां था कि बेसुदो जियां जलता रहा। क्या बात। कि रिंद इससे बढ़ के होंगी और क्या मजबूरियां, रिंद इससे बढ़ के होगी और क्या मजबूरियां, देखते ही रह गए हम और मकान जलता रहा, देखते ही रह गए हम और मकान जलता रहा, ये जमीन जलती रही, ये आसमान जलता रहा। तो प्रेजेंटली आप लिखते हैं, तो प्रेजेंटली क्या सिचुएशन? देखिए अब जहन ज़रा कमज़ोर भी हो रहा है, ऐसी नहीं बात है कि अब हर वक्त हमारे पास वही हो, जो अब ताज़ा खून नहीं है, अब ताज़ा नहीं है, वो ताजगी नहीं है जो उस वक्त थी। अब लिखते तो हैं, मेरा जब आया कोई ख्याल तो उसको कलमबंद तो कर ही लेते हैं, और मैं नहीं समझता हूँ कि मेरे उस मिजाज के मुताबिक मैं वो शायरी कर रहा हूँ जो मेरा मिजाज था पहले शायरी करने का। इस तरह बस पे नंदर हिश मोहब्बत असलूक शाफ यू या तुम दोदी दिलस न त्रो दादो डाफ दूर शनियस मंज बिहित वन आफताबन जुन कुन गौ ये गौ आज ताम गौ वहीं अस्ति पज वापस पकुन। तो ऐसी जैसे अब उस पर या ये कि है दूसरे भी कुछ हैं कि या बहार गुड गुड गुलन जजुर हु फसरदगी हिस्से जानवारन के जांच पानस ब्योनी परेशान रिवान बादे सबात तना। तो ये ऐसा जैसा मिजाज अब नहीं बन रहा है, तो कभी कभी कुछ कहना, तो मैं उससे मुतमईन नहीं हूँ, ठीक है, और मैं ज़्यादातर उसको अपने उसमें डायरी में लिखता भी नहीं हूँ। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।